शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हों वे निरुपाय, समन्वय उनका करें समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। ऐसा उद्घोष करने वाले हिंदी के प्रकांड विद्वान जयशंकर प्रसाद की चर्चा आज मैं करने वाला हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, अब जयशंकर प्रसाद पर हम चर्चा करना शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को झंडी वाली गली, काशी, वर्तमान में इसे वाराणसी नाम दिया गया है, वाराणसी में हुआ था। इनके माता का नाम मुन्नी देवी तथा पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनका परिवार सुरती अर्थात खैनी का व्यापार करने के कारण सुंघनी साहू परिवार के नाम से प्रसिद्ध था। सुंघनी साहू या सुंघनी सेठ के नाम से प्रसिद्ध था। जब प्रसाद का जन्म हुआ तो ये बड़े ही वैभवशाली संपन्न व्यक्ति थे और ये मात्र 9 वर्ष की अवस्था में ही पहली कविता का निर्माण इन्होंने कर दिया था। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रसाद जी थे। ये तो रही इनकी बात। सावन पंचक नाम की कविता इन्होंने लिखी थी। पहली जो इनकी कविता थी वो सावन पंचक नाम से प्रकाशित हुई थी। फिर दौर आया 1905 के बाद का। 1905 के बाद जो दौर चला उसने इनके परिवार को धीरे धीरे करके कमज़ोर कर दिया। 1905 के बाद भारत में स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया गया और नशा मुक्त भारत का भी नारा दिया गया। तो इनका जो व्यापार था सुंघनी का अर्थात सुरती का या खैनी का, उस व्यापार पर जो क्रांतिकारी थे वो रोक लगाने लगे। अब बाधा ये आन पड़ी कि इनकी जीविका कैसे चले, क्योंकि लगातार व्यापार जब बंद कराया गया तो इससे इनकी आर्थिक स्थिति बदतर होने लगी। इसी बीच इनके परिवार में क्षय रोग का प्रकोप आ गया। पहले माँ का देहांत हुआ, फिर पिता का देहांत हुआ, फिर बड़े भाई का देहांत हुआ। इस घटना ने प्रसाद जी को अत्यंत अंदर से झकझोर दिया। इनकी जब शिक्षा शुरू हुई थी तो ये कक्षा 6 तक की शिक्षा बनारस के क्वींस कॉलेज से पढ़े थे। कहाँ से? बनारस के क्वींस कॉलेज से कक्षा 6 तक की शिक्षा इन्होंने क्वींस कॉलेज से प्राप्त की। उसके बाद क्योंकि परिवार में अब दिक्कतें आ गई थी, उस तरह से संपन्न नहीं रहे थे, तो उस वजह से इन्हें अपना व्यापार भी संभालना था, जिसके कारण इनकी शिक्षा घर पर होने लगी तथा अपने परिवार के व्यापार में हाथ भी बटाने लगे, जहां इनकी शिक्षा 2 गुरुओं ने मुख्य रूप से प्रदान की। कौन कौन? मोहिनी लाल ने इन्हें शिक्षा दी और दीन बंधु ब्रह्मचारी ने इन्हें संस्कृत की शिक्षा प्रदान की। दीन बंधु ब्रह्मचारी से इन्होंने उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। वहीं क्षेत्र के एक मौलवी से उर्दू भाषा का ज्ञान भी इन्होंने प्राप्त किया था। तो इस कारण ये कहा जाता है कि इन्हें 4 भाषाओं का ज्ञान था। कौन कौन सी भाषा? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और उर्दू।
इन सभी भाषाओं के जानकार भी प्रसाद जी थे। इनके कई उपनाम भी रखे गए थे, क्योंकि इनकी प्रतिभा अत्यंत प्रखर थी। 9 वर्ष की अवस्था में ही जो बालक कविता लिख दे, उसकी प्रतिभा अत्यंत उत्कृष्ट थी। यह देख करके इनका नाम कलाधर रखा गया। बचपन में इन्हें झारखंडी नाम से भी जाना जाता था। तो प्रसाद जी कलाधर, झारखंडी और ब्रह्मा, छायावाद के ब्रह्मा नाम से भी प्रसिद्ध थे। कहानी के क्षेत्र में और उपन्यास के क्षेत्र में कुछ आलोचकों ने इन्हें प्रेमचंद जी के साथ प्रेमचंद प्रसाद युग के नाम से एक युग ही नामकरण कर दिया है। यानी 1915 से 1936 के समय को प्रेमचंद और प्रसाद युग नाम दिया गया है। तो ये इनकी प्रतिभा थी और ये विद्वता में किसी से कम नहीं थे। सन 1909 ईस्वी में इनका विवाह हुआ। कब? सन 1909 ईस्वी में इनका विवाह हुआ। किसके साथ? विंध्यवासिनी देवी के साथ। लगभग 5-6 सालों तक इनका और विंध्यवासिनी देवी जी का साथ रहा। सन 1916 ईस्वी में इनको भी क्षय रोग ने अपनी चपेट में ले लिया और सन 1916 में ही इनका देहांत हो गया। फिर इसके बाद परिवार वालों ने इन पर दबाव डाला कि विवाह कर लीजिए। तो 1917 ईस्वी में इन्होंने विवाह किया सरस्वती देवी के साथ, अपना दूसरा विवाह किया और ठीक 2 वर्ष पश्चात इनका भी देहांत हो गया। और क्यों हुआ? विंध्यवासिनी देवी जी के जो कपड़े थे वो पहले से रखे हुए थे। जब विवाह हुआ सरस्वती जी के साथ तो वही कपड़े सरस्वती ने भी पहने, जिस वजह से क्षय रोग का कीड़ा इनके अंदर भी प्रवेश कर गया और उन्हें भी क्षय रोग हो गया और उनका भी देहांत हो गया। परिवार वालों ने फिर खास करके उनकी भाभी ने उन पर विशेष दबाव बनाया। सन 1919 में इनका तीसरा विवाह कराया गया। तीसरा विवाह 1919 में कमला देवी के साथ हुआ। कमला देवी और प्रसाद जी के संयोग से इन्हें एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम रत्न शंकर था। कुछ समय उपरांत कमला देवी का भी देहांत हो गया। तब इन्होंने पूरे जीवन विवाह न करने का निर्णय ले लिया कि अब नहीं करेंगे और दुख से पीड़ित होकर इन्होंने पहले आंसू लिखा, फिर झरना लिखा, फिर लहर लिखा। अपने दुख का बयान करने के लिए इन्होंने ऐसे काव्य संग्रहों का निर्माण भी किया। इतना दुख झेलते हुए भी ये कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट और कविता सम्राट के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। ऐसी प्रखर प्रतिभावान व्यक्ति की चर्चा मैं आज आपसे कर रहा हूँ, जो इतने प्रतिभाशाली थे और इतने ज़्यादा संघर्षों से होकर गुजरे थे। अब हम आगे की चर्चा करने चल रहे हैं। इनका अब जब तीसरी पत्नी का देहांत हो गया तो सन 1933 ईस्वी में इन्हें क्षय रोग ने ग्रस्त कर लिया। इन्होंने एलोपैथ, आयुर्वेद और एंटीबायोटिक अर्थात अंग्रेजी दवाओं का भी सेवन खूब किया, लेकिन वो कीड़ा इनके हृदय से बाहर नहीं निकल सका और सन 1936 तक आते आते क्षय रोग ने इन्हें ग्रस्त कर लिया और इन्हें अपना देह परित्याग करना पड़ा।
ऐसे विरह के कातर दुख के सम्राट जयशंकर प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1936 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। ठीक, अब हम चलते हैं। अब इतनी चीज़ें आप समझ चुके। जन्म 30 जनवरी, मृत्यु समय 15 नवंबर 36, जन्म स्थान झंडी वाली गली काशी, माता मुन्नी देवी, पिता का नाम देवी प्रसाद, परिवार किस नाम से प्रसिद्ध था? सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनकी पत्नियों का नाम क्या था? विंध्यवासिनी देवी, सरस्वती देवी और कमला देवी। पुत्र का नाम रत्नशंकर। इनके गुरु तो कई थे, किंतु मुख्य रूप से मोहिनीलाल और दीनबंधु ब्रह्मचारी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इन्हें 4-5 भाषाओं का ज्ञान था: संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू। उपनाम इनका कलाधर, झारखंडी और ब्रह्मा के नाम से ये प्रसिद्ध थे। इसके बाद इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1936 ईस्वी को हुई थी। ये तो रही इनके जीवन के संदर्भ में बात। अब इनकी कृतियाँ कितनी हैं, अर्थात रचनाएं इन्होंने किन किन क्षेत्रों में की हैं। तो क्योंकि हम कहानियों का वर्णन पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से सबसे पहले हम इनकी कहानियों के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी कुल कितनी कहानियाँ थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी छाया कहानी संग्रह को पहले देखते हैं। तो देखिए, हिंदी का भी पहला कहानी संग्रह और प्रसाद जी का भी पहला कहानी संग्रह सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम क्या था? छाया। नाम क्या था? छाया। फिर इसके बाद छाया कहानी संग्रह के बाद इन्होंने प्रतिध्वनि कहानी संग्रह प्रकाशित किया। क्या? प्रतिध्वनि। इसका समय कब है? 1926। फिर इसके बाद तीसरा कहानी संग्रह आया, आकाशदीप। आकाशदीप। यह कहानी संग्रह 1928 में प्रकाशित हुआ। फिर इसके बाद अगला कहानी संग्रह इनका आया, आंधी। इसका समय है 1931 ईस्वी। फिर अंतिम कहानी संग्रह आया, इंद्रजाल। इसका समय है 1936। तो ये इनके समस्त कहानी संग्रह थे। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे इनकी जो चर्चित कहानियाँ थी। चर्चित कहानियों से तात्पर्य क्या है? चर्चित कहानियों से तात्पर्य ये है कि जो कहानियाँ हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि प्राप्त की हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली कहानी जो है ममता, गुंडा, आकाशदीप। ये आपके पाठ्यक्रम में भी आकाशदीप कहानी है। ममता, गुंडा, आकाशदीप, मधुआ, ये बीए में आप लोगों ने पढ़ा है। नूरी, पुरस्कार इंटरमीडिएट में। मधुआ, नूरी, पुरस्कार, छोटा जादूगर, छोटा जादूगर, चंदा, खंडहर की
पुकार उस पार का योगी, उस पार का योगी। इसके बाद अगली कहानी है पत्थर की। पुकार। आप लोग भी नोट करते रहा करिए, इसीलिए मैं धीरे धीरे कहानियों को लिखता हूँ। देवदासी, इस पर फिल्म भी बनी है। घीसू, चूड़ी वाली, इतनी इनकी चर्चित कहानियां हैं। इन कहानियों को स्मरण कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में इन्हीं कहानियों को पूछता है। तो अब आशा है कि आप लोगों को प्रसाद जी के जीवन परिचय पर विशेष जानकारी मिल चुकी होगी। अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद की जो कहानी आपके पाठ्यक्रम में है, आकाशदीप, उसकी चर्चा हम करेंगे। इनकी कहानियों में हम उन्हीं बातों का वर्णन पाते हैं जो बातें हमें प्रभावित कर सकती हैं। ऐतिहासिक पुरुषों को लेकर इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, या ऐसी कहानियाँ जो भारतीय संस्कृति की पोषक कहानियाँ रही हैं। अब इनके उपन्यासों की चर्चा करते हैं। तो इनके मात्र हिंदी में 3 ही उपन्यास हैं। कौन कौन? कंकाल, एक तितली, 2 इरावती। कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल प्रकाशित हुआ था 1929 में, तितली प्रकाशित हुआ था 1934 में, और इरावती ये अधूरा उपन्यास है। ये 1936 तक, यानी जब तक ये जीवित थे तब तक इन्होंने इसे लिखा था। यह उपन्यास क्या है? अधूरा उपन्यास है। इसमें ये भारत के ऐतिहासिक विषयों पर चित्र प्रस्तुत करते हैं। अब चलिए हम चलते हैं निबंध की ओर। तो निबंध में भी इन्होंने बहुत कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि अधिकतर ये कविता सम्राट माने जाते हैं और नाटक सम्राट माने जाते हैं, कहानी सम्राट माने जाते हैं। इनका केवल एक निबंध है। क्या उस निबंध का नाम है? काव्य कला और अन्य निबंध। काव्य कला और अन्य निबंध, ये इनका निबंध संग्रह है जो प्रकाशित हुआ है। अब हम इनके नाटकों पर चर्चा करते हैं कि इन्होंने कुल कितने नाटक लिखे थे। तो कुल मिला करके इनके 12 नाटक हिंदी में प्रकाशित हुए थे। कितने नाटक? 12 नाटक हिंदी में प्रकाशित हुए थे। तो उन नाटकों की चर्चा अब मैं आपसे करने के लिए चल रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला नाटक इन्होंने सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित किया, जिसका नाम था सज्जन। सज्जन, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, सज्जन। इनका पहला नाटक क्या है? सज्जन। कब लिखा गया? 1910 ईस्वी में। इस नाटक का मूल विषय क्या है? यह महाभारत पर आधारित नाटक है। महाभारत के जो सबसे सज्जन व्यक्ति हैं, जिनका नाम आप जानते ही हैं, कमेंट करके बताइएगा। महाभारत पर आधारित नाटक है। फिर इसके बाद दूसरा नाटक इनका है कल्याणी परिणय। क्या? कल्याणी परिणय।
ये लिखा गया 1912 ईस्वी में। यह चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के विवाह पर आधारित है। किस पर? चंद्रगुप्त और कार्नेलिया के आपसी विवाह पर आधारित यह नाटक है। तीसरा नाटक कौन सा है? प्रायश्चित। ये कब लिखा गया? 1912 में ये भी लिखा गया। ठीक, 1912 में लिखा गया। इसका भी केंद्रीय विषय क्या है? सत्य, हरिश्चंद्र और विश्वामित्र मुनि के पौराणिक प्रसंग पर लिखा गया यह नाटक है। कहने का मतलब केंद्रीय विषय आपको याद ही होगा, याद कराता हूँ। विश्वामित्र एक बार श्री हरिश्चंद्र के स्वप्न में जाते हैं और स्वप्न में जाकर सारा राज्य इनसे मांग लेते हैं। सारा राज्य, धन संपत्ति इत्यादि सब कुछ। सुबह पहुंच जाते हैं इनके दरबार में कि महाराज आपने मुझे सब कुछ अपना दान कर दिया है तो मुझे दीजिए और चले जाइए। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र अपना समस्त राज्य विश्वामित्र को दे देते हैं और स्वयं चले जाते हैं। यहाँ स्वयं जाते हैं और शमशान घाट में नौकरी कर लेते हैं। पुत्र की मृत्यु हो जाती है। इन्हें भी पता है कि ये मेरा ही पुत्र है, किंतु ये उसको अपनी पत्नी से भी कहते हैं कि मैं अपने मालिक के साथ धोखा नहीं कर सकता, सच बोल सकता, सत्य बोलने का मैंने संकल्प लिया है। तो पत्नी से साड़ी कर के रूप में लेते हैं और अपने पुत्र को जलाने का कार्य करते हैं। जब ऐसा कर रहे होते हैं तभी विश्वामित्र आते हैं और इनकी कहानी को अमर करते हैं और सदैव के लिए इन्हें इस संसार में उदाहरण के रूप में प्रयोग किए जाने की बात कहते हैं। तो ये किस में है? ऐसी कथा प्रायश्चित में। फिर इसके बाद एक थोड़ा सा गड़बड़ी। प्रायश्चित नाटक में जयचंद के मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने के कारण भारत के गुलाम होने का चित्र दिखाया गया है। जयचंद की मूर्खता का, अर्थात जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। संयोगिता पृथ्वीराज को संदेश भेजती है। पृथ्वीराज तरह तरह के षड्यंत्र करके संयोगिता से विवाह कर लेता है। इस प्रतिशोध का बदला लेने के लिए जयचंद जाता है, विदेशी आक्रांता मोहम्मद गोरी को बुलाता है। गोरी हमला करता है, पृथ्वीराज को हराता है, गजनी ले जाता है। इसके बाद जयचंद की रास्ते में ही हत्या कर देता है। तो इस कुचक्र की कहानी का वर्णन किसमें है? प्रायश्चित नामक नाटक में हुआ है। फिर इसके बाद अगला नाटक है राजश्री। यह नाटक लिखा गया 1915 में। नाम से ही स्पष्ट है, राजश्री। इसका आधार महाराजा हर्षवर्धन के समय में जो ह्वेनसांग चीनी यात्री था, भारत आया था। तो ह्वेनसांग ने भारत का जैसा चित्रण किया है उस चित्र को दिखाने के लिए राजश्री नाटक इन्होंने लिखा है, जिसमें चीनी यात्री भारत में आकर हर्षवर्धन के चक्रवर्ती सम्राट होने का, भारत के विविध मंदिरों का, भारत के धन वैभव का पूरा विस्तृत वर्णन किया है। उस चित्र को दर्शाया गया है। इसके बाद अगला नाटक है विशाख। यह नाटक लिखा गया है 1921 ईस्वी में। नाम से ही पता चल रहा है विशाख नाटक किस आधार पर आधारित होगा। तो महाराज विशाख दत्त की जीवनी इसमें है। कल्हड़ ने एक विशाख दत्त की जीवनी लिखी थी। कल्हड़ ने
एक विशाख दत्त की जीवनी लिखी थी, राज तरंगिणी। इसी को आधार बना करके यह विशाख नामक नाटक लिखा गया है। इसके बाद अगला नाटक है प्रसाद जी का अजात शत्रु। अजात शत्रु यह नाटक लिखा गया है 1922 ईस्वी में। इसमें 3 राज परिवारों का वर्णन है, मगध, कौशल और कौशाम्बी। मगध अर्थात बिहार, कौशल अर्थात मिथिलांचल से लेकर अवध क्षेत्र तक। मगध, अवध को कौशल भी कहते थे, अयोध्या के आसपास का क्षेत्र और नेपाल का तराई क्षेत्र। कौशल और कौशाम्बी यानी प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ जिलों के राजा की कथा किसमें वर्णित है? अजात शत्रु नामक नाटक में वर्णित किया है। किसने किया है? प्रसाद जी ने। कब किया है? 1922 ईस्वी में। इसके बाद जन्मेजय का नाग यज्ञ। अगला नाटक है जन्मेजय का नाग यज्ञ। यह लिखा कब गया? 1926 में। 1926 में। इसमें किसकी कथा है? परीक्षित के पुत्र, पौराणिक कथा है। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, परीक्षित, राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय। जन्मेजय ने नागों के अंत के लिए एक यज्ञ किया जिसकी कथा का वर्णन है। क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप मिला कि अब आपकी 9 दिनों में मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने भागवत कथा का आयोजन किया, भागवत कथा सुना। तो 9वें दिन जन्मेजय जो परीक्षित के पुत्र थे, उन्होंने नागों के राजा को संदेश दे दिया कि कोई भी नाग हमारे राज्य में नहीं आना चाहिए। अगर हमारे राज्य में आया तो मैं नागों के वंश को समूल नष्ट कर दूंगा। और फिर भी नाग पहुंचता है, पहुंच करके परीक्षित को डस लेता है। डसने के उपरांत जन्मेजय तुरंत नाग यज्ञ का आयोजन करते हैं और सभी सर्पों का अंत कर देते हैं। यह कथा किसमें है? जन्मेजय के नाग यज्ञ में। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय द्वारा नागों के अंत की कथा जन्मेजय के नाग यज्ञ में है। अब इसके बाद स्कंदगुप्त नाटक। ये बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। स्कंदगुप्त, राजा स्कंदगुप्त की कहानी इसमें वर्णित है। इसमें गुप्त वंश का जो राजा कुमारगुप्त है, उसके विलासमयी जीवन का चित्रण है। किसका चित्रण है? कुमारगुप्त के विलासमयी जीवन का चित्र प्रस्तुत करता है। और अंत में स्कंदगुप्त आता है और अपनी प्रतिभा और कौशल से स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का अंत करता है और फिर से अच्छे साम्राज्य की स्थापना करता है। इसके बाद अगला नाटक है, हालांकि इसे कुछ विद्वान कहते हैं कि ये एकांकी है, एक घूंट। ये लिखी कब गई है? 1929 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, स्कंदगुप्त कब लिखा गया है? 1928 में। स्कंदगुप्त 1928 में। एक घूंट एकांकी है, ये 1929 में लिखी गई है। इसमें आनंदवादी सिद्धांत को दर्शाया गया है। यह एक तरह से नाटिका है, एक अंकी, इसी कारण इसे एकांकी कहा जाता है। फिर इसके बाद अगला नाटक है चंद्रगुप्त। कौन सा नाटक है? चंद्रगुप्त। ये लिखा गया है 1931 ईस्वी में। इसमें गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त का वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया है।
चंद्रगुप्त में किस बात का चित्रण है, यानी आचार्य चाणक्य की कुटिलता। चाणक्य सबसे पहले जब नाटक शुरू होता है तो चाणक्य घनानंद जो नंदवंश का राजा है, घनानंद के दरबार में गया रहता है अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने, किंतु वहाँ धनानंद विद्वानों का अपमान करता है, जिसे देख कर के चाणक्य ये कहता है कि शिक्षक कभी आम नहीं होता, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इस पर धनानंद उसको बंदी बनाने का आदेश देता है, किंतु वो खुद ही राज्य से निकल जाता है और घनानंद से कहता है कि मैं तुम्हारे राज्य का अंत कर दूंगा। फिर वह शिष्य खोजता है, चंद्रगुप्त को पाता है और विविध तरह की चालें चल करके नंदवंश का अंत करता है। और उसके बाद जो सिकंदर महान उधर से चला था मध्य एशिया से भारत को जीतने, उसको भी वापस भेज देता है। और वहाँ का उसका जो सेनापति है सिकंदर का, सेल्यूकस निकेटर, वो अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। इस बात की पूरी कहानी इसमें वर्णित है, यानी राजनीतिक एक तरह से इनका नाटक है। अंत में अब अंतिम नाटक इनका है ध्रुव स्वामिनी। कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक प्रकाशित कब हुआ? 1933 ईस्वी में। ध्रुव स्वामिनी में जो एक संस्कृत के नाटककार थे विशाख दत्त। विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर ध्रुव स्वामिनी के चित्र को यथार्थ बना करके इसमें वर्णित किया गया है। इसमें भी रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त की कहानी है। चंद्रगुप्त की कहानी है, कल्पना के सहारे एक यथार्थ पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह नाटक है। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा। सबसे पहले तो जयशंकर प्रसाद की जीवनी देखी, माता पिता का नाम देखा, इसके बाद उनकी कृतियाँ या रचनाओं पर पहुँचे। रचनाओं में हमने सबसे पहले देखा कि इनकी कितनी कहानियाँ हैं। कहानियों के बाद हम पहुँचे निबंध पर, फिर उपन्यास पर, फिर नाटक पर। अब हम पहुँचते हैं इनकी कविताओं पर। इनके कविता संग्रह इस प्रकार हैं। उर्वशी, एक मिनट, उर्वशी 1909 ईस्वी। वन मिलन, ये भी 1909 ईस्वी में लिखा गया। फिर इसके बाद प्रेमराज, ये भी 1909 में ही लिखा गया। फिर इसके बाद अयोध्या का उद्धार, 1910 ईस्वी में, क्योंकि अयोध्या के उद्धार कविता में इस बात को बताया गया है कि किस तरह से बाबर ने अयोध्या के मंदिर को तोड़ा। फिर इसके बाद कुछ सिख खालसा पंथियों ने वहाँ पर जाकर के भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। उस बात का वर्णन अयोध्या का उद्धार नामक कविता में वर्णित है। किस सन में? सन 1910 में। इसके बाद शोकोच्छ्वास, ये भी लिखा गया है 1910 में। शोकोच्छ्वास के बाद बभ्रुवाहन, ये भी लिखा गया है 1911 में। शोकोच्छ्वास 11 में है, थोड़ा गलती हो गई, 11 में। बभ्रुवाहन 1913 में, 1913 में। इसके बाद
कानन कुसुम 1913। कानन कुसुम ये भी कब लिखा गया? 1913 में। कानन कुसुम के बाद प्रेम पथिक। प्रेम पथिक ये भी कब लिखा गया? 1913 में। फिर प्रेम पथिक के बाद अगला कहानी संग्रह कविता संग्रह इनका है महाराणा का महत्व। महाराणा का महत्व 1914 में। फिर इसके बाद अगला कविता संग्रह इनका है चित्रधार। इसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, यानी उद्घोषणा पत्र। चित्रधार 1918 ईस्वी में। फिर इसके बाद आया आंसू 1 मिनट, आंसू से पहले झरना आया था। झरना 1918 में। आंसू 1925 में। लहर 1933 में। और इनका सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी आया 1935 में। कभी काव्य विवरण पढ़ेंगे तो कामायनी में जीवन के विविध पक्षों का चित्रण है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, ईड़ा, काम, वासना, लज्जा, लोभ, मोह, अंत में आनंद 15वां सर्ग है। तो उस बात का चित्रण कामायनी में है। जीवन इस संसार का उद्भव कैसे हुआ। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी पहली कविता कौन है, तो सावन पंचक कब प्रकाशित हुई? 1906 ईस्वी में। किस सन में? 1906 ईस्वी में। किस पत्रिका में? भारतेंदु पत्रिका में यह प्रकाशित हो। तो इस तरह से छायावादी महान कवि जयशंकर प्रसाद की समस्त रचनाएं इस वीडियो में मैंने सम्मिलित कर दी हैं। अगले वीडियो में जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है उस कहानी की समीक्षा हम पढ़ेंगे, यानी आकाशदीप कहानी की समीक्षा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।